दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बसंत पंचमी है। आप सभी को सरस्वती पूजन और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आई सपोर्ट फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट हैं बॉबी रमानी जी। ये ऑटिज़म के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन बच्चों के साथ जो इस श्रेणी में स्पेशल कहे जाते हैं, और ये अपना करियर इन्होंने कैसे शुरू किया हम इस पे बात करेंगे। सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, परिवार और समाज की क्या स्थिति है, इसके साथ ही साथ इंश्योरेंस किस तरीके का मदद इस क्षेत्र में उन फैमिलीज़ को कर रहा है कि जिनके बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बॉबी जी, आपने सबसे पहले ये बताइए कि कैसे ये करियर शुरू किया इस क्षेत्र में आने का। जैसे कि जो लोग पहले से मुझे जानते भी हैं उनको पता है कि मेरे घर में जो मेरा ब्रदर है उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अच्छा। तो वो सबसे मेन फोकस था मेरा, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ऑटिज़म को लेकर के। और फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और जब मुझे ये पता चला कि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, एक अवस्था है, एक कंडीशन है, तो इससे मुझे एक नेचुरल इंक्लिनेशन हुआ, एक नेचुरल रुझान हुआ इस फील्ड में। और जब मैंने इस फीलिंग को इम्बाइब किया कि मेरे जैसे और भी कई सारे परिवार हैं जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए जी। क्योंकि ये डिसीज़ नहीं है तो ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये कंडीशन मैनेज हो सकती है। जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि बड़े शहरों में इस पे काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, उनके थ्रू जो है ये कंडीशन बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी लखनऊ में इस पे काम करना चाहिए और मेरे जैसे फैमिलीज़ को भी हेल्प करना चाहिए। तो ये एक मेजर रीज़न था, बहुत प्रैक्टिकल रीज़न था मेरा एक स्पेशल स्कूल स्टार्ट करने के पीछे। कब शुरू हुआ ये? मैंने इसको स्टार्ट किया था 2014 में। मैं एक स्टूडेंट थी और मैं अपना MSW कर रही थी और मेरे मन में ये था कि मुझे एक स्पेशल स्कूल खोलना है। ये नहीं सोचा था कि जब स्टूडेंट होंगी तभी इसको मैं इस्टेब्लिश कर दूंगी, पर मैंने इसको इस्टेब्लिश कर दिया था क्योंकि जैसा कि इसमें होता है कि आपको रजिस्ट्रेशंस चाहिए होते हैं। तो मैंने इसको फिर रजिस्टर किया, तो एज एन स्टूडेंट 2014 में मैंने इसको रजिस्टर किया था। हाँ, तो ये जो 6-7 साल का अनुभव है ये कैसा रहा? आई वुड से इसको मैं ऐसे एज इन फीलिंग्स में तो नहीं, मतलब ऐसा वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया है, पेरेंट्स ने बहुत ट्रस्ट किया है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी और एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास में, तब भी फैमिलीज़ जो थी वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और हमेशा ट्रस्ट करते थे कि हाँ, अगर इसका ब्रदर है तो ये दूसरे बच्चों के लिए भी सेम उसी फीलिंग के साथ में काम करेगी। तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी। बहुत कुछ इसमें सीखा, बहुत सारे चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में, बहुत चैलेंजेस को ओवरकम किया, बहुत स्टडी किया, इम्प्रूव किया और लोगों ने एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी टीम इस वक्त भी बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत दोस्त होने के बावजूद बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं जिस फील्ड में मैं हूँ या जो मैं काम करती हूँ। तो इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। अच्छा, जो भी अगर आपके साथ वॉलंटियर रूप में जुड़ना चाहता हो या कुछ ऐसा बताइए कि कैसे वो आपके साथ जुड़ सकता है, कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है? ओके, तो हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो आगे तक जाए और कुछ पेरेंट्स उसको कॉपी भी करें जो लखनऊ में नहीं है या उतने रिसोर्सेज नहीं हैं उन ज़िलों में उनके पास में, तो वो सेम जो हम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं उसको कॉपी करें। हमारा काम देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें अप्रोच भी करते हैं कि हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, हम कैसे इसको कर सकते हैं, स्पेशली यूथ, बिकॉज यूथ का एक अगेन बहुत नेचुरल एक फीलिंग है कि वो जो है वो सोशल कॉज के लिए आगे आना चाहते हैं। तो हमारी वेबसाइट है isupportfoundation.in, उस पर एक वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का अलग से एक सेगमेंट है। अच्छा। वहाँ पे जाके आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। और दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दूंगा, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जुड़िए। और भाभी जी, ये तो ये बात रही। अब इसके बाद एक समस्या आती है कि फैमिलीज़ के पास उतनी पैसा नहीं है, उतना
तो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स क्या ऐसी हैं कि जो इसमें सपोर्ट करती हैं? जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, वैसे तो मेरा, आपका, हम सबके फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ इंश्योरेंस होता है आज के टाइम को देखते हुए, और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सिग्निफिकेंट भी है, बहुत उसका अलग से एक इम्पॉर्टेंस भी है। स्पेशली हमें ये पता है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो हमारे को बहुत ड्रास्टिकली हिट कर सकता है। तो ऐसे में ये आयरनी है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया में ऐसे प्राइवेट कंपनीज नहीं हैं सिवाय एक के जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। एक प्राइवेट कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है। अदरवाइज एक सरकारी योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। तो उनका एक स्कीम है निराम्या करके। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए का उसमें पॉलिसी है, और उसमें 250 रुपीज़ जो है वो बीपीएल के लिए प्रीमियम अमाउंट है, और 500 जो है वो नॉन बीपीएल के लिए अमाउंट है। अमाउंट बहुत कम है प्रीमियम अमाउंट, और 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस है। हाँ, ये एनुअल है, ये एनुअल है। और इसमें काफ़ी सारे जो खर्चे हैं वो कवर किए गए हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का किया गया है, फिजियोथेरेपी का किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कवर किए गए हैं। तो ये स्कीम के बारे में हम लोग प्रमोट भी करने वाले हैं। सो 1 अप्रैल से जो है इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। अच्छा। हाँ जी। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे होते हैं जी, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे इसको मैनेज करें? ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो अक्सर हम लोग हमेशा बच्चों तक ही सीमित रहते हैं कि बच्चों का क्या भविष्य है, बच्चों को क्या थेरेपी चाहिए, लेकिन इसका मेजर प्रभाव जो है वो परिवारों पे पड़ता है। अगर घर में एक स्पेशल बच्चा है तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब मैं फैमिलीज़ को कंसल्ट करती हूँ तो हस्बैंड वाइफ में कई तरीके के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बच्चे की वजह से। आई अंडरस्टैंड कि दोनों का इंटेंशन बहुत अच्छा है, दोनों का गोल बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है या दोनों का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। तो उसकी वजह से फैमिलीज़ में, इन लॉज में, हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखा जा सकता है। और इसके सिवा मदर की मेंटल हेल्थ पे एक स्पेशल बच्चे का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सब घूम फिर के जो चीज़ें हैं वो माँ के ऊपर ही आती हैं। तो मदर्स जो हैं वो काफ़ी हिट हो सकती हैं, उनका मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी हिट हो सकता है इससे। तो मतलब आपकी बातचीत से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें बच्चे के साथ साथ मदर की भी काउंसलिंग और उसको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। तो क्या इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे है कि जो मदर्स को काउंसिल करे, बच्चे को करे? हाँ, देखिए, बच्चों को तो जिनका कॉग्निटिव लेवल अच्छा है, जिनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, उनको काउंसलिंग दिया जाता है। पेरेंट्स का काउंसलिंग, दोनों पेरेंट्स का काउंसलिंग, स्पेशली मदर का काउंसलिंग इज़ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग मदर्स को काउंसिल करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ प्लान बनाया घर पे बच्चे को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, और अगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको स्ट्रैटेजी वाइज जो है वो हम मदर्स को हेल्प करते हैं। अच्छा। हाँ जी। किस उम्र में बच्चों, पेरेंट्स को, मतलब माँ बाप को कैसे पता चल जाए कि ये चीज़ हमारे बच्चे में है? हाँ। जिसके लिए वो बहुत कम समय में, या जैसे शुरुआती जैसे दिखे वहीं से वो प्रयास शुरू कर दे? हाँ, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट तो इस टर्म से अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ऑटिज्म क्या है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ना कोई पेरेंट एक्सपेक्ट करता है ऐसा। सो अभी क्या है कि अगर बच्चे के डिलेड माइलस्टोन्स है, मान लीजिए बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, या जो उस एज में बच्चे चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, बैबलिंग सीख जाते हैं, वैसा बच्चा नहीं कर रहा है, तो ये कुछ डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है, कुछ स्ट्रेन चीज़ें देखनी जा सकती है। अब वो टैग तो नहीं कर सकते बच्चे को कि बच्चे को क्या है, लेकिन अगर बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन इफेक्टेड है, स्पीच इफेक्टेड है और सोशल स्किल्स इफेक्टेड है, तो ये 3 फीचर्स जो है ये मोटा मोटा हाईलाइट करते हैं कि कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे में प्रेजेंट है। अच्छा, जब डिलीवरी के लिए पेरेंट्स जाते हैं एक डॉक्टर के पास, क्या उसकी भी कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है, या कुछ उसको पता चल सकता है कि बेबी बॉर्न हुआ है,
कोई ऐसा टेस्ट जिसके जरिए वो कुछ पता कर सकता हो? देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म भी होता है और जो है वो सेरिब्रल पाल्सी भी होता है और डाउन सिंड्रोम भी होता है। तो कुछ कंडीशंस बाय बर्थ होते हैं, जैसे अच्छा। ऑटिज्म आप बाय बर्थ नहीं पता कर सकते। ऑटिज्म के लक्षण जो है वो 2-2.5 साल की उम्र में बात ही पता आना अच्छा। चालू होंगे। लेकिन सेरिब्रल पाल्सी आपको दिख सकता है क्योंकि वो विजिबल कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम आपको दिख सकता है क्योंकि वो विजिबल कंडीशन है। तो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप बाय बर्थ जान सकते हैं कि बच्चे में है, लेकिन ऑटिज्म जैसा या किसी प्रकार का पीडीडी होना, ये सब सिम्टम्स जो है वो 2.5-3 साल के बाद ही आपको पता चलता है। तो आप एक्सक्लूसिव ऑटिज्म के लिए काम करती हैं? मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए काम करती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा तो ऐसा ही था कि मैं सिर्फ स्पेशली ऑटिज्म के लिए काम करूंगी, जबकि मेरे पास बच्चे भी 80% ऑटिस्टिक हैं, लेकिन मैं अदर डिसेबिलिटीज़ के लिए भी काम करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ऑटिज्म के बारे में बताइए, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। कई बार हम एक स्पेशल बच्चा कह के उन चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई ये स्पेशल है, लेकिन वहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑटिज्म और जो बाकी चीज़ें थोड़ा सा डिफाइन करिए। देखिए, ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। इसमें जो है वो बच्चे का सोशल स्किल्स हैम्पर हो सकता है, आई कोऑर्डिनेशन हैम्पर हो सकता है, डिलेड माइलस्टोन्स हो सकते हैं। ऐसा कुछ अगर दिखता है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि बच्चा डिफरेंट है, अगर आपको वो दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स देखिए, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसका अम्ब्रेला बहुत बड़ा है। तो कई सारे सिम्टम्स बहुत सारे कंडीशंस पे ओवरलैप भी करते हैं। लेकिन ये 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि बच्चे में ऑटिज्म है या किसी प्रकार का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। हाँ, पर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली ये होना चाहिए कि अगर हम ऐसा टैग कर लेते हैं, जैसे आप अगर एक जनरल पब्लिक है, अगर जनरल पब्लिक ऐसे बच्चे को या ऐसे किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को देख लेते हैं, तो वहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये एक्चुअली एक बेस डिफाइन करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो हम सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो पैटर्न है, बिहेवियर है, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसा एक रेगुलर इंसान को देख के हम करते हैं। अक्सर हम जो इस पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको स्टेयर करने लगते हैं, चाहे हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम चाहते भी है कि हम जाएं उनको हेल्प करें, और कई लोग ऐसा करते भी हैं कि उनको हेल्प कर सकते हैं। पर यू नो व्हाट, स्टेयरिंग या कॉन्टीन्यूसली देखना, तो आई थिंक अगर ये छोटे अगर आप इतना भी जेस्चर कर लेते हैं उनके साथ में, या जाकर के मदर को पूछ लिया अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है कि मैम आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो ये छोटे जेस्चर्स जो हैं ये सोसाइटी में एक बहुत अच्छा इंक्लूजन ला सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में इसके प्रति उतनी जागरूकता नहीं है। एक वर्ग में तो है, लेकिन जब आप लोअर क्लास में जाते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास है जहाँ इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो एक समग्र जो भी ये है अवस्था, इसको लोग मेंटल हेल्थ से जोड़ लेते हैं। हाँ जी। और उनको लगता है कि भाई ये बच्चे के साथ ये है। हाँ जी। अब वहाँ पे पेरेंट कई बार होता है ना कि बच्चे की जो समस्या है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। बहुत सारी जगहों पे ये उसका एक बड़ा कारण है। तो बच्चे की जो पेरेंट्स है वो छिपाएं नहीं, और समाज के लोग उसको तब सहयोग देंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि इसका एक बहुत ही जेन्युइन स्टेप ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा डिफरेंट है, आप जितना जल्दी थेरेपी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है आपके लिए। जितना जल्दी आप उसको स्टार्ट करोगे, एंड आई अंडरस्टैंड कि थेरेपी स्टार्ट करना या एक्सेप्ट करना, फॉरगेट थेरेपी, ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमारा बच्चा स्पेशल है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर, बट आई बिलीव कि आपने अगर पहला स्टेप ले लिया तो आगे का जर्नी आपका सुपर इजी हो जाएगा। जी, क्योंकि तब आप जैसे लोग और दूसरे लोग हैं उसके पास। लोगों को ये पता नहीं चलता ना कि हम इसको लेके जाएं कहाँ। डॉक्टर को अवेयर होना पड़ेगा कि वो उन चीज़ों को बताएं कि भाई इस बच्चे में ये लक्षण दिख रहा है और आपको यहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक डॉक्टर के लेवल पे आप लोगों के साथ मिलके उनको एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले आदमी डॉक्टर के पास जाता है। हाँ जी। डॉक्टर उसको इजीली एक टारगेट कर लेता, हाँ इसको ये दिक्कत है। हाँ अब वो उसको उस स्पेशल जगह पे भेज दे, हाँ भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ जी। तो ये कुछ प्रयास आप लोगों को, सरकार को, डॉक्टर्स को मिलके जब करेंगे तो सोसाइटी पे एक अलग इम्पैक्ट जाएगा।
एब्सोल्युटली जी। मेरा एक सवाल और भी है कि आपने जब शुरू किया तो उसके पहले आप क्या इसी दिशा में करियर बनाना चाहती थी या कोई और लक्ष्य था? देखिए, वैसे तो मैं पहले एक कॉर्पोरेट में काम करती थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे मन में हमेशा से ये था कि मुझे कुछ करना है। वो बहुत नेचुरल फीलिंग है वो। आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू आर बोर्न विद कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। और ये मानिए कि अगर आपने को जाना है कि आपने क्या करना है ना, तो वो फिर सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपका पाथ क्रिएट कर लेती हैं। तो ऐसा मैंने कभी डिसाइड तो नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन चूंकि मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है इसमें और मुझे लगता नहीं है कि मुझे एफर्ट्स देने पड़ते हैं इस फील्ड में, ये सब हो जाता है, मतलब ये सब काम हो जाता है। मुझे कभी भी, मैं जब मॉर्निंग में ऑफिस आती हूँ तो और जब मैं वापस जाती हूँ तो उस टाइम पे मुझे घड़ी देखने का भी टाइम नहीं होता है, कैसे टाइम कट जाता है। तो आई थिंक समथिंग वेरी नेचुरल। एक्चुअली ये सेवा का ही ऐसा भाव है कि जब तक आप फीलिंग्स के साथ नहीं जुड़ेंगे तो शायद ऐसे बच्चों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो वो फीलिंग्स हैं आपकी, जिसके नाते आप इतना काम कर रही हैं, कह सकते हैं। सोसाइटी का आपके साथ क्या सहयोग है, कैसे लोग सहयोग कर रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो सोसाइटी का जो सहयोग मुझे मिलता है वो है भरोसा। जैसे मेरे साथ जब कोई बच्चा जुड़ता है तो बच्चा नहीं जुड़ता, पूरा परिवार जुड़ता है उसका। ऐसे कई सारे पेरेंट्स हैं मेरे पास। पेरेंट्स बैंगलोर से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, और यूपी में बलिया से हैं, हरदोई से हैं, बलरामपुर से हैं, उन्नाव से हैं। तो कभी कभार तो इट फील्स लाइक अ ड्रीम कि एक्चुअली ऐसा है कि पैन इंडिया से और यूपी के आसपास के लोग आ रहे हैं। आईएसएफ के बगल में आई नो 4-5 फैमिलीज ने घर ले लिया है। तो अपने घर को छोड़ के एक नई जगह पर आना, एक स्कूल के आसपास अपना एक वापस से गृहस्थी बसाना, और सिर्फ इसलिए कि आईएसएफ को लेकर के कि मुझे अपने बच्चे को कैसे भी करके ठीक करना है यहाँ पर। तो लोगों का जो भरोसा है, उनका जो विश्वास है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे मोटिवेट करता है एक्चुअली इस फील्ड के लिए। वो सपोर्ट और जो भरोसा है। और सरकार और प्रशासन जो विभाग है उनका क्या सपोर्ट है? हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए, उनके सपोर्ट के बिना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको रिसोर्सेज चाहिए आगे सरवाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म। तो बसंत पंचमी है और आपके यहाँ प्रोग्राम भी है। मैं एक छोटा सा सवाल और लूँगा कि जब आप ऐसे बच्चों को उनसे समझाती हैं, क्या क्या उनकी फीलिंग्स के साथ कैसे जुड़ते हैं और वो आपकी फीलिंग्स के साथ कैसे जुड़ते हैं? अगेन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम बच्चों को पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे का स्पीच और कम्युनिकेशन इफेक्टेड होता है। तो कई सारे बच्चे अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एज एन थेरेपिस्ट, एज एन एजुकेटर, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ाई की है, और इस फील्ड में देखिए वही आ सकता है जिसको इंटरेस्ट हो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो उनके साथ काम करके हमें उनका एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। प्लस वो एनर्जी रेडिएट करते हैं वैसा। जैसे अगर आज पूजा है तो वो पूजा वाला वाइब है, पता है कि आज क्लास में नहीं पढ़ाई हो रही है, आज हम डिफरेंट कलर का यूनिफॉर्म में नहीं है, डिफरेंट कलर के कपड़े में आए हैं। तो ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ। तो एक्टिविटीज़ सामान्य बच्चों जैसी ही आप उनके साथ करती हैं, जैसे गेम्स है, म्यूज़िक है, पढ़ाई है? एक्टिविटीज सेम है, सिर्फ स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, मतलब मेथड्स डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल, आप एक रेगुलर बच्चे को कॉपी और पेन देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को एक सैंड ट्रे देंगे। तो स्ट्रैटेजीज और टूल्स डिफरेंट हैं, मेथड्स डिफरेंट हैं, लेकिन पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे रेगुलर बच्चे को भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की, वैसे ही स्पेशल बच्चे के केस में हम चाहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो उसको सब्जेक्ट का, लेकिन टूल्स और मेथड्स अलग है। कुछ और जो हमसे कोई सवाल छूट गया हो? आई डोंट थिंक सो, अभी तो नहीं ऐसा कुछ याद आ रहा। तो चलिए फिर हम लोग फिर किसी मौके पे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉबी जी के साथ हमारी बातचीत। आई सपोर्ट फाउंडेशन किस तरीके से बच्चों के साथ काम कर रहा है आपने अभी जाना। आप जुड़िए और ऐसे बच्चों के लिए समाज को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, उनके पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी, और हम लोगों को भी। बहुत शुक्रिया।